Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So today in this video we are going to continue the chapter 2 microorganisms friend and foe. So इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपने कितने टाइप के होते हैं और उसमें हमने कुछ फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। आज हम इसमें हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरह के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लोथिंग और लेदर को एक्सपॉइल कर देते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में ब्रीथ के ज़रिए, पानी के ज़रिए, जो भी हम पीते हैं और जो भी हम फूड खाते हैं उसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जो भी हम कंटामिनेटेड फूड, वाटर या एयर जो हम लेते हैं उसके ज़रिए, तो ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं, जिनकी वजह से बीमारी हो जाती है। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिनको बीमारी होती है और वो हमें भी लग जाती है, तो इस तरह की जो डिज़ीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कहलाती है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ जो कि बीमार है और फिर वो आपको भी हो जाए, तो इस तरह की डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड इसका सबसे सही एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सिर्फ ह्यूमंस में ही डिजीज़ नहीं होती, एनिमल और प्लांट्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। सो एनिमल्स में सबसे पहले बात करेंगे कि इन हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमंस और प्लांट्स को ही डिजीज़ नहीं होती जबकि एनिमल्स को भी होती है। इसका एक एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी डेंजरस डिजीज़ है जो ह्यूमन और कैटल्स में होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसका नेम होता है बैक्टीरियम। क्या नेम होता है? बैक्टीरियम। ये एक माउथ डिजीज़ होती है जो एक वायरस की वजह से होती है। और प्लांट में कैसे होता है कि आपको पता ही है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ये सभी ऐसे प्लांट होते हैं। तो इसमें ये इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जब ये हमारे प्लांट्स पर अटैक करते हैं तो ये हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती है या उसका ग्रोथ रुक जाता है या वो पूरी की पूरी क्रॉप ही ख़राब हो जाती है। तो ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग हमें कैसे होती है? जब हम कभी भी कोई ऐसा कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं या कोई ऐसा कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं जिसमें ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और वो हमारी किसी एक बहुत बड़ी डिजीज़ का कॉज बन जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सी ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं, इंडाइजेशन भी हो जाता है और बहुत सी दूसरी डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो ये फूड पॉइजनिंग कहलाती है। इसीलिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो एक्सपॉइल ना हो, वो ख़राब ना हो। फूड प्रिजर्वेशन। सो व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? जब हम अपने फूड को काफ़ी लंबे समय तक कंज्यूम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से ख़राब ना हो, एक्सपॉइल ना हो, तब हम ये फूड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि घर में पिकल तो सभी के घर में होता है और जैम, टमाटो केचप, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक के लिए अच्छे रहते हैं, सही रहते हैं और हम इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या आता है? जैसे कि सॉल्ट और ईडेबल ऑयल्स होते हैं, ये कॉमन केमिकल्स होते हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं, जिससे को हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। इस तरह के जो हमारे पास ये
सॉल्ट, ईडेबल ऑयल्स और इस तरह की जो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड को एक्सपॉयल होने से बचाती हैं, ये सब प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। ये केमिकल में भी होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, ये एक कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो हम अपने पिकल्स में डालते हैं जिससे कि हमारा पिकल ख़राब ना हो। और भी दूसरे तरीके होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है जो कि जिसमें हम मीट, फिश और पिकल्स में डाला जाता है ये सॉल्ट, जिसकी वजह से जो है हमारा जो पिकल होता है या जो भी चीज़ हम प्रिजर्व करना चाहते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। सो प्रिजर्वेशन बाय शुगर से कैसे होगा? जैम और जेलीज और स्क्वैश तो सभी ने आपने खाया होगा और पसंद भी होगा। सो ये शुगर हमारे फूड में मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है, जिससे कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे फूड में कम हो जाती है, जिसकी वजह से फूड एक्सपॉयल होता है। और प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है जो कि पिकल्स में डाला जाता है, और कहीं कहीं पर वेजिटेबल्स को भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट एक टेक्निक आती है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये लोग हम अपने घर में भी करते हैं। जब हम अपने घर में दूध लेकर आते हैं या हमारे घर में दूध आता है तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से उबाल लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। उस बॉइलिंग प्रोसेस से क्या होता है कि उस दूध के अंदर, उस रॉ मिल्क के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं बॉइलिंग प्रोसेस से। वो नेक्स्ट एक टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। जो लुईस पास्चर थे, उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नेम पर इस टेक्निक को रखा गया है नेम इसका, जिसका नेम है पास्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि आपने देखा होगा बहुत से जो ऐसे मिल्क होते हैं वो मार्केट से मिलते हैं और हम उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, उनको घर पर उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे पैक्ड मिल्क मिलते हैं, तो वो ऐसा क्या होता है उसमें कि हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। वो पहले से ही फैक्ट्रीज़ में उस मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए उसको उबाल दिया जाता है और फिर सडनली उसको चिल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। तो ये पास्चराइजेशन की टेक्निक होती है। इसकी वजह से जो भी उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसको रोक लिया जाता है, जिससे वो दूध ख़राब नहीं होता, वो अच्छा रहता है और फिर आपको उसको बाद में बॉईल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। सो ये प्रोसेस पास्चराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज एंड पैकिंग तो आप सभी को पता होगा कि जैसे आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं तो कुछ फ्रूट्स आपको मिलते हैं जो कि पैक्ड फ्रूट होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में आपको मिलते हैं, जैसे कि डेट्स होते हैं, खजूर जो आपको मिलते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं। इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए उनको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है ताकि उसमें किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ ना हो, उससे उसको रोक लिया जाता है और वो अच्छे से फ्रेश रहते हैं कुछ दिन तक। नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टूडेंट ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का भी एक पार्ट ही होती है। ये नाइट्रोजन होती है, इसको प्लांट्स और एनिमल डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और ब्लू और ग्रीन एल्गी होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं सॉइल के साथ। कैसे करते हैं? ये बैक्टीरियाज सॉइल में जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्व करते हैं और फिर इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कन्वर्टेड नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ये फिर सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल से प्लांट इसको एब्जॉर्व कर लेता है दूसरे प्रोटीन और मिनरल्स के साथ। तो ये प्लांट में चली जाती है इस तरीके से। फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स फीड करते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो एनिमल्स भी कंज्यूम कर पाते हैं। जब कभी भी कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है तो बैक्टीरिया और फंगाई जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, जो कि प्लांट दोबारा से अपने लिए ले लेता है। तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इस नाइट्रोजन के कुछ पार्ट को तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और कुछ परसेंटेज उसका नाइट्रोजन का जो होता है वो सॉइल में ही होता है, जो दोबारा से दूसरे प्लांट्स अपने सॉइल से उसको कंज्यूम करते हैं। सो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता है जिससे प्लांट को, एनिमल को नाइट्रोजन पूरी तरीके से मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको
ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ भी पाए होंगे। सो आप इसको घर में अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।